हेलो हाँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। चलिए दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके और मैं कौशल गोपी फिर से हाजिर हूं आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तैयारी के क्रम में यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लेकर के हाजिर हूँ। जहाँ दोस्तों जो है दृढ़ता सीरीज आपको लिए चलाई गई है। यहाँ पर सभी विषयों के बहुत चुनिंदा प्रश्नों को, खास करके यहाँ करंट अफेयर्स को बहुत अच्छी वरीयता दी जा रही है और बहुत जल्द आप लोग के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेज यहाँ देखने को मिलेगी। वो मैं थोड़ा आखिरी में लाऊंगा क्योंकि वो चीजें आपके भूले ना, अंतिम 10-15 दिनों के लिए उसे मैं पूरे वर्ल्ड मैप के जरिए आपको कवर कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वहां से 10-15 प्रश्न आपको जरूर से जरूर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ पॉलिटी की बढ़िया क्लासेज भी आप लोग देख ही रहे हैं। थोड़ी सी क्लासेज यहाँ पर जो है शाम वाली कभी कभार चल नहीं पा रही है, उसका रीजन ये रहा है कि जो है थोड़ी सी दिक्कतें आ गई हैं, लेकिन वो भी बहुत जल्द सॉल्व हो जाएंगे। आप लोग की पूरी तैयारी से चल रही है, चलती रहेगी। तो इसी क्रम में इन सारी चीजों को देखने के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लो। और जो भैया जीएस पेपर 1, जी हाँ दोस्तों, जीएस पेपर 1 जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां से ही आपकी क्या पूरी लाइफ की दिशा दशा तय होती है, उसी को यहाँ पर संपूर्ण तरीके से, विधिवत तरीके से यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है आज के प्रश्न क्रम में। तो देखिए दोस्तों, आज ये तीसरी क्लास हो रही है। इससे पहले मैंने जो है 2 क्लासेज ऑलरेडी पढ़ाई हुई हैं। उन सारे क्लासेज को आप जरूर से जरूर देखिए और बहुत ही चुनिंदा चीजों को मैं आपके सामने ला रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक एक प्रश्न को देखेंगे तो समझेंगे, और इन्हीं से अगर आप जो चीजों को अगर नोट कर लेंगे ना, जिसे कहते हैं शॉर्ट नोट्स, अगर आप इन क्लासेस से शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेंगे तो यकीन मानिए आपके पेपर में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो रहा आप लोगों के सामने। ठीक है, चलिए, शायद मैं थोड़ा ऊपर चला गया हूं, ये रहा। ये, चलिए, हाँ चलिए भैया, पहला प्रश्न आप शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे यूनाइटेड किंगडम के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स यानी कि आईसीई द्वारा क्या भारतीय मूल की पहली अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? आपको पता है कि इन्हें भारतीय मूल की पहली अध्यक्ष के रूप में चुना गया, नाम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए इसका सही जवाब क्या है। जी भैया, भारतीय मूल की है लेकिन इन्हें चुना गया है, तो इसका बताइए सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब के अनुसार सह जवाब दिया, सही कर जी भैया। आईसीई यानी कि क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स के 205 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि क्या पहली भारतीय वंशी को जो है इसमें चुना गया है। ठीक है, बहुत फख्र की बात है हम लोगों के लिए। खैर तालियां तो नहीं बजा सकते। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर सही उत्तर चुनिए यहाँ पर, और आपके सामने 2 यहाँ पर दिए, एक ये दिया है, एक ये दिया है। बताइए इसमें से सही जवाब क्या है। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों कथनों को पढ़िए, इन कथनों को पढ़ के बताइए क्या केवल एक सही है, क्या केवल 2 सही है, दोनों सही, या फिर जो दोनों के दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, जी हाँ दोस्तों, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या 1 और 2 दोनों जवाब दिया है वो सही कर ले। जी हाँ दोस्तों, इसका जितने लोगों ने 1 और 2 दोनों जवाब दिया सही कर ले। दरअसल भैया नेशनल गेम्स था, नेशनल गेम्स जो आपका 37वां नेशनल गेम्स था, वो आपका कहाँ आयोजित हुआ था, वो आपका कहाँ, गोवा में आयोजित हुआ था। ठीक है, इस गोवा में जो आयोजन हुआ था उसमें जो है आपके क्या नाम है यहाँ पर, अरविंद और इनके दोस्त का नाम क्या है, अर्जुन जाट। इन दोनों ने मिलकर किस प्रतियोगिता में, तो डबल्स रोइंग प्रतियोगिता। डबल्स रोइंग प्रतियोगिता क्या है, बेसिकली एक नाव होता है, उस पर 2 लोग होते हैं, जिस दिशा में होती है उसकी पीठ करके बैठे होते हैं, और उसी में जो है क्या, जो पहले पहुंच जाता है वही जीत जाता है। वही वाली प्रतियोगिता थी। तो कहाँ, गोवा में आयोजित कराई गई थी। और यहाँ पर जो है दोनों कथन सही है क्योंकि इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोलकाता बंदरगाह में पहली बार किस देश के लिए, समझिएगा, किस देश के लिए मालवाहक जहाज के MVITT लॉयन, नाम याद रखिएगा क्योंकि अलग तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है। और आपको पता है ना कि कोलकाता बंदरगाह का क्या नाम है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह इसका नाम है, आप याद रख लेना। ठीक है, बहुत पुराना, आपको पता है कि भारतीय इतिहास में सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक ये भी है। तो बताइए किस देश के लिए भेजा गया भैया। तो देखिए यहां पर समझिएगा, भारत ने जो है आपके जो भारतीय पोत, जैसे अलग अलग मंत्रालय, तो पोत और जो जल परिवहन मंत्रालय के शांतनु ठाकुर जी ने इसको भेजा था, वो जो है म्यांमार देश के लिए। ठीक है, म्यांमार देश के लिए। दरअसल म्यांमार देश के जो रखाइन प्रांत है, रखाइन प्रांत में जो है एक सितवे बंदरगाह है, उसको जो है चालू करने के लिए, कौन से बंदरगाह, सितवे बंदरगाह को चालू करने के लिए, एक मिनट मैंने उल्टा लिख दिया, सितवे को सिवेते लिख दिया, सितवे बंदरगाह को चालू करने के लिए जो है उन्होंने इसे भेजा है। और ठीक है, समझ कहाँ से, कोलकाता से भेजा गया
गया है सितवे जो म्यांमार में से, तो क्या भेजा गया था, MBITT लॉयन। ठीक है, बेसिकली एक क्रूज का नाम था, ऐसा लॉयन से मत समझ लेना कि शेर भेजा गया था, ठीक है, जान लेना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एकता हार्बर बंदरगाह का शिलान्यास कहाँ किया गया है? चलिए जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, देखिए भैया, एक था हार्बर, एक था हार्बर जो है यहाँ पर भारत क्या करने जा रहा है समझिएगा, इस प्रश्न को पढ़िए, करंट अफेयर समझ प्रश्न है। मालदीव में, मालदीव में जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आपको पता है मालदीव से भी बीच में भारत के रिलेशन काफी खराब हो गए थे, लेकिन आप एक चीज समझिए, इसमें जो हमारे देश की जनता है ना, वो कितनी ज्यादा, मतलब मैं कहूँ पागल हो जाती है, उन्हें चीजों को नहीं पता, बस उछलने लग जाते हैं। मालदीव में देखिए, दरअसल भारत के अगेंस्ट में इंडिया आउट कैंपेन चल रहा था। दरअसल वहां क्या होती है ना, एक गवर्नमेंट आती है अगेंस्ट इंडिया हो जाती है, एक गवर्नमेंट आती है प्रो इंडिया हो जाती है, ठीक है। तो अभी जो गवर्नमेंट आई है वो अगेंस्ट इंडिया, इसीलिए उसने क्या इंडिया आउट कैंपेन भी चलाया था। उसने, आपको पता ही है कि भारतीयों को जो है वहां से, मतलब भारतीय जो सैनिक थे, मतलब वहां पर जो वहां पर डीप सू, मतलब क्या कहते हैं, डीप सी का अपना वो करते खोज, उनको भागने के लिए कह दिया क्योंकि 2024 से पूरा हो रहा था, लेकिन उसमें बातचीत चल रही है, अभी भी काफी चीजें हैं। उसी कड़ी में भारत ने जो है वहां पर एक था हार्बर को विकसित करने की बात की है, और ये अब तक का सबसे बड़ा निवेश भारत सरकार द्वारा, भारत देश द्वारा मालदीव में किया जा रहा है, कि पूरा एक हार्बर जो है इनको बनाया जा रहा है। दरअसल आपको पता है वो पूरे चारों तरफ से समुद्र के बीच में स्थित है, तो वहां बहुत इंपॉर्टेंट है भारत देश के लिए, क्योंकि क्या है, एक तो व्यापारिक दृष्टि से, दूसरे समुद्र क्या कहते हैं सुरक्षा दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि चाइना वहां पर अगर रोल प्ले करेगा तो हमारे लिए खतरा बढ़ जाएगा। खैर ये सब बहुत बड़ी चीजें हो गई, थोड़ा सा शॉर्ट में करते हैं। तो ये किया गया है, सबसे बड़ा निवेश है, और इसे जो है वहां पर जो तट रक्षक बल है उनके लिए विकसित किया जा रहा है, जो भारत देश द्वारा पूर्णतः विकसित किया जा रहा है। क्या नाम है, एक था हार्बर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मैं बहुत ज्यादा डिटेल बताने लग गया था, इसलिए मैंने कहा शॉर्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, 105वें प्रश्न का जवाब दीजिए क्या होगा। ICCR में किस बैंक की सदस्यता को जो है आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी गई है? दरअसल ये जो संस्था होती है ना, ये विभिन्न बैंकों को देती रहती है। इसका सही जवाब क्या है? तो भैया जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, बैंक ऑफ इजराइल। जी भैया, बैंक ऑफ इजराइल जो है आपको पता है ये सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे RBI है वैसे ये इजराइल का क्या है, सेंट्रल बैंक है, ठीक है। इसको जो है मान्यता दे दी गई है, और इसको जो है क्या सदस्यता मिल चुकी है, ठीक है। आपको पता है इसकी दो शाखा है, एक तेल अवीव और एक यरूशलेम में स्थित है। अगर प्रश्न में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी दो शाखाएं, दो मतलब इसके हैं, एक तेल अवीव में है, आपको पता है ना, तेल अवीव और यरूशलेम। क्योंकि देखो दोस्तों, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है इजराइल को लेकर, काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है, ठीक है। इसलिए जो है आपको पता है, इससे संबंधित एक प्रश्न आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी में आ गया था फाइनली, जो है आप लोग अगर ध्यान से जो लोग RO दिए हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 25 वर्षों में जो है कैंसर से लड़ने के लिए 50% कैंसर को कम करने के लिए एक योजना शुरू की है, उस चिकित्सा योजना का नाम क्या है बताइए। चलिए जवाब दीजिए। आपको पता है आपके जो यूरोप कंट्रीज है, अमेरिका कंट्रीज है, यहाँ पर डायबिटीज से बड़ा रोग निकल के आ रहा है क्या, कैंसर। और भारत में भी देखा जा रहा है कि कैंसर पेशेंटों की संख्या में बहुत बड़ा जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहाँ डायबिटीज से हम लोग धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे हम लोग थोड़े से सचेत हो रहे हैं, क्या है, अपने आप को जो है सचेत करके उससे लड़ ले रहे हैं, लेकिन कैंसर ऐसी बीमारी के रूप में निकल रहा है जिसका सही से उपचार अभी भारत में सभी को मिल नहीं पा रहा है। तो इसका सही जवाब क्या है, कैंसर मूनसाट। इन्होंने कहा है कि 2047 तक हम जो है 50% जो मृत्यु होती है उससे कम कर देंगे, बहुत बड़ी चीज है। आपको पता है जो महिलाओं में सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर बहुत होता है, ब्रेस्ट कैंसर, उसका सर्वाइकल कैंसर, ये सब बहुत ज्यादा होता है। बाकी कैंसर तो आपके बॉडी के कहीं भी हो सकते हैं, तो आपको पता ही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में जो है की जाएगी बताइए। देखिए दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लग रही होगी, फिर से एक बार कहता हूँ लाइक जरूर कर दिया करिए। आप लोग से मैं एक रिक्वेस्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि देखिए आपके लाइक करने से मुझे पता लगता है कि हाँ आप लोग पसंद करो, साथ ही साथ अगर आप लोग सब्सक्राइब कर देते हैं ना दोस्तों, तो इससे एक चीज होता है कि मेरी जो यहाँ मेहनत होती है ना, वो मुझे पता लगता है कि हाँ बच्चों को ये लगा या छात्रों को ये लगा कि हाँ मतलब ठीक है ये क्लास अच्छी लगी उन्हें और पढ़ना चाहते हैं। वो ये सब चीज़ें आपके सब्सक्राइब लाइक करने से मुझे पता लगता है, तो वो छोटी चीज़ है। और इनमें कोई भी आपका देखिए ना आपका मूल्य लगता है ना कुछ, बल्कि मैं जो दे रहा हूँ आपके बहुत बेनिफिशियल की चीज़ें, उससे मैं बदले में एक छोटी चीज़ मांग रहा हूँ जो शायद मेरे कुछ हद तक उत्साहवर्धन के लिए जरूरी है, ठीक है। चलिए बताइए, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया जितने लोगों ने यहाँ पर का उत्तराखंड जवाब दिया, जी भैया इस बार का 38वां जो 2024 का होगा वो आपके उत्तराखंड राज्य में आयोजित किया जाएगा। 37वां कहाँ गोवा में हुआ था, अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऑस्कर
पुरस्कार जो विजेता डॉक्यूमेंट्री कौन था, द एलिफेंट व्हिस्पर्स। जी भैया, इसको दरअसल जो डॉक्यूमेंट्री मूवी में ये द एलिफेंट व्हिस्पर्स जो भारत से चुनी गई थी, इसको ऑस्कर अवार्ड मिला है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री में, ये आपको पता होना चाहिए। इसके निर्देशक का नाम क्या था, कार्तिक गोंजाल्विस। क्या नाम था भैया, कार्तिक गोंजाल्विस। इनको एक देश ने एक पुरस्कार दिया, उसका नाम क्या, हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार। जी क्या, हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया, उसकी देश ने किया। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट जो जरूरी थे, मैंने आपको उसको जो है रेखांकित कर दिया। अब आपको बताना है कि कौन से देश ने उन्हें जो है ये पुरस्कार प्रदान किया है। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया भैया, देखिए यूके लिखा है, लेकिन हम जो है इसे ब्रिटेन या यूके आपको आएगा, तो आप दोनों में से कोई भी जवाब दे दीजिएगा, ठीक है, क्लियर। और मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से और कुछ ऐसी चीज ना हो जो आपके लायक जानने लायक हो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संगठित लिकोरिस, जिसे मुठेली कहते हैं, ये जो है ये बहुत ही अच्छी चीज है। मतलब आप देखते होंगे लकड़ी की तरह होती है, पतली पतली गोल सी होती है। इसे आपकी खांसी आ जाए या कुछ लोग इसे पान खाते उसमें इसको, ये बेसिकली आपको देखने में लकड़ी की तरह लगेगी, छोटी छोटी होती, इतनी मोटी होगी, मुश्किल से इतनी मोटी जितना आप देख रहे हैं, इससे ज़्यादा मोटी नहीं, और पतली भी होती है, मतलब अधिकतम इतनी मोटाई तो पतली पतली होती है। मुलेठी कुछ लोग मुरेठी कहते हैं, उसका सही नाम क्या है, मुठेली नाम है, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि इसे भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसने इसे क्या संगठित तौर पर एक जो है खेती करने के लिए जो है क्या क्या कह दिया कि आप इसकी संगठित तौर पर खेती करिए, व्यावसायिकता की, इसको क्या है, इसका एक तो क्या फायदा है कि एक तो आपका जो है आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज होता है, ठीक है, आयुर्वेद से इसका बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ इसे मसाले के रूप में भी कहीं ना कहीं प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या है, हिमाचल प्रदेश। यहाँ दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, हिमाचल प्रदेश इसका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस सीमेंट कंपनी ने सांची इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जी भैया नाम पड़ेगा, सांची इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अधिग्रहण की क्या है घोषणा की है, बताइए इसके अधिग्रहण की घोषणा की है, बताइए इसका सही जवाब। अंबुजा सीमेंट, रिलायंस सीमेंट, अल्ट्राटेक या गरिमा सीमेंट लिमिटेड, किसने भैया किया है, आपको यहां पर जवाब देना है। ये न्यूज में रहा है तो आपको पता होना चाहिए, ऐसे प्रश्न पूछता है, ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछ लेता है। तो इसका सही जवाब क्या, अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट आपको पता है कि इसका हायर किसने किया था, अडानी लिमिटेड ने किया था। अडानी लिमिटेड ने अंबुजा किया, अब अंबुजा ने क्या किया, सांची किया। जैसे सांची का जो प्लांट्स है ना, वो जो आपके तटीय इलाके वहां पर इनके अच्छे खासे हैं, तो इससे जो है उनको अपना विस्तार करने का मौका मिलेगा, ठीक है। इन्होंने इतना कहा था, हम लोग करीब 5185 करोड़ की डील हुई थी, हो सकता है ये भी इंपॉर्टेंट हो, कितने 5185 करोड़ की यहाँ पर डील हुई थी। मेरे ख्याल से कम है कि ये चीज पूछे, इतना मुझे आसान नहीं लगता यार, हम लोग थोड़ी ना वो पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, चलो हिमालय की चोटियों को जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में जो है आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना। बहुत ढासू प्रश्न है, चलिए जवाब इस ढासू प्रश्न का जवाब दीजिए क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, आप देखिए पर्वत चोटियों को देखेंगे तो आपका माउंट एवरेस्ट से पहले कंचनजंगा आता है, इतना तो आपको पता होगा ना। देखो ये चीज तो क्लियर होगा कि माउंट एवरेस्ट से पहले कंचनजंगा आता है, और इसके बाद आपका नंदा देवी आता है। तो यहाँ पर देखो ये 3 सही क्रम में मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आप लोग अगर देखिए हो। अब देखो यहीं पर देखो नामचा बरवा पहले होगा, ये चीज 20 का सही जवाब है। मैंने क्यों कहा, आप लोग देखिए नंदा देवी आपके सिक्किम से पहले की तरफ पड़ता है। एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट मतलब देखा जाए तो ये सब कहाँ है, ये सब जो है आपके जो आपका नेपाल वाला एरिया है वहां पर ये सब आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी दरअसल हिमालय की बात किया था, ना कि जो है भारत की बात किया था, ठीक है। आपको पता है हिमालय की 3 श्रेणियां, समानांतर श्रेणियां, बृहत्तर श्रेणियां, लघु हिमालय और एक और 3 तरह की श्रेणियां हैं, इतना तो पता ही होगा ना। चलो, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, क्यों, क्योंकि वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी, ठीक है, कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रभावित होती हैं। चलिए ध्यान से पढ़िए, क्या ये दोनों को पढ़ के आपको क्या लग रहा है, क्या सही स्पष्टीकरण दे रहा है, या दोनों सही है, या फिर जो है लग रहा है कि नहीं एक गलत है एक सही है, आप ये बताइए। इसको पढ़िए, समझिए, जवाब दीजिए। तो दोस्तों जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया ना, ए। अब मेरी बात समझिएगा, आप जब देखेंगे भारत की बनावट, आपको साउथ में क्या ऐसे है, मतलब बेसिकली ऐसे है, ठीक है। आप देखेंगे कि ये साइड बहुत स्टीप, स्टीप माने क्या है, बहुत खड़ा है,
ये खड़ा टाइप में, जबकि ये क्या है, फैला हुआ है। इसका रीजन पता है क्या है, यहाँ पर जो नदियाँ जाती हैं ये डेल्टा का निर्माण अच्छा खासा करती हैं। एक रीजन क्या है कि नदियाँ जो प्रवाहित होती स्लो होती, दूसरा क्या है यहाँ पर खड़ा टाइप में है। दरअसल इसका बहुत पुराना इतिहास है। जब ये गोंडवाना से आपके ऊपर आ रहा था तो इसमें क्या है, इसकी जो है कुछ प्लेट ऐसी मानी गई कि वहाँ से टूट के नीचे से जब अलग हुआ है तो इसलिए वो क्या खड़े टाइप में, मतलब वहाँ पर जैसे नदी का पानी ऐसे गिरता है, जैसे होता है पानी ऐसे जाएगा तो डेल्टा बनाएगा, लेकिन ये पानी ऐसे जाता है तो इसी वजह से क्या होता है, डेल्टा नहीं बन पाता, जो सारी चीज़ें होती है नीचे चली जाती है। ठीक है, तो यही इसका मेन रीजन है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर चीजें मिल जाती हैं, चलो बताओ। मतलब वो कौन सी ऐसी फसल इन चारों में से जो क्या करता है, जो मिट्टी होती है उसे नाइट्रोजन प्रोवाइड करा देता है। आपको पता है ना, कहा जाता है कि आदमी को जो है, किसी भी खेतिहर किसान को क्या कहते हैं, दालों की, दलहन की खेती जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे पता है नाइट्रोजन जो मिट्टी में कमी होती है उसे भरपूर तरीके से पूरा कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका सही जवाब यहाँ पर मटर होगा, ये आप जान लीजिएगा। ठीक है, ये सूरजमुखी क्या, ये तिलहन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, दलहन तिलहन अलग चीजें होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म सुमेलित नहीं है, जवाब दीजिए। ये बांध झील यहाँ पर दिए गए, नदियां दी गई, तो कौन सा बांध झील किस नदी पर है, कौन सा नहीं है, इसमें से एक गलत है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए भैया जवाब दीजिए। तो आप लोग यहां पर समझिएगा एक चीज को, इस प्रश्न में कुछ लोग कहेंगे कि सब सही है, नहीं दोस्तों आप समझिएगा, यहां पर दरअसल जो आपका बी ऑप्शन है, ये कृष्णा और गोदावरी दोनों नदी पर जो है, इनके बीच में ये स्थित है, कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य में जो है ये स्थित है, इसलिए जो है ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, या ये ताजे पानी की झील है। एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो कई ताजे पानी की झील है उनमें से एक आपका कोलेरू भी है, जो कृष्णा और गोदावरी पर है, और इसमें जो है आपके आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में, जी भैया आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में ये स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अर्थात ये कहना चाह रहा है कि जितना उसका क्षेत्र है, मतलब उसकी जितनी खेती होती है, वो जो उसमें से पूरे उसके खेती में से सबसे ज्यादा जो है खेती में क्या सिंचाई का प्रयोग किया जाता है, दैट्स इट, ये आपसे पूछ रहा। तो बताइए क्या होगा। तो इन चारों में से इसका सही जवाब है दोस्तों गन्ना। ठीक है, गन्ना इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चक्रीय निर्धन हुए हैं, चक्रीय निर्धन कौन होते हैं भैया, जवाब दीजिए। चक्रीय निर्धन कौन होते हैं, जवाब दीजिए। बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है, जवाब दीजिए क्या होगा। जी भैया बताइए, यहां पर चक्रीय निर्धन कौन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, तो वह भैया कौन सदैव निर्धन रहते हैं, नहीं। क्या यार, कुछ मुझे लग रहा कुछ आवाज टाइप में आ रही क्या, नहीं नहीं कुछ आवाज नहीं आ रही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं यहां पर। तो इसका सही जवाब क्या होगा। अब इसका सही जवाब है क्या, जो निरंतर जो एक मिनट, यार मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया है, इसीलिए मैं जो है क्वेश्चन आंसर लेके खड़ा रहता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने कहीं पर जो है, क्वेश्चन नंबर 117 है ना, इसीलिए मैं जो है लेकर के वो चलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चन आंसर में ऊपर नीचे ना हो जाए, इसीलिए मुझे जो है लेके चलता हूँ। तो हाँ दोस्तों, जितने लोगों ने यहाँ पर उसका सही जवाब क्या दिया था, सही है, प्रश्न सही है, इसका बी जवाब होगा। ठीक है, प्रश्न सही है। मैं चेक कर रहा था क्योंकि मैं जो गलत प्रश्न होते हैं उन्हें टिक कर लेता हूँ, इसलिए मैं जब देता हूँ तो इसलिए मैं ध्यान देता हूँ। तो प्रश्न सही था दोस्तों, इसका सही जवाब बी होगा। ठीक है, ये प्रश्न सही था। ठीक है, माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा आप लोग का 10-20 सेकंड गया, मैं थोड़ा सा प्रश्न चेक करने लग गया था। ठीक है, वो मैं निर्धन और गैर निर्धन तो मतलब समझ आ रहा था, लेकिन थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं यार, आगे बढ़ते हैं, होता है। चलो इसका बताओ, इसके स्थापना के वर्ष के अनुसार इसे जो है क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। चलो बताओ, चलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, होता है चलता है, इतना चलता है। ठीक है, 10-20 सेकंड ऊपर नीचे कोई बात नहीं, चलो
तो देखिए यहाँ पर आप समझिए LIC, सेबी, IDBI, UTI, अगर आप इसको सही क्रम में आपसे व्यवस्थित करने कहा गया है तो आपको पता होगा LIC की स्थापना कब हुई थी। LIC की स्थापना आपके देश में 1 सितंबर 1956 को हुई थी। कब? 1956 को। अब चलो अब बताओ सेबी की स्थापना करो। तो देखो सेबी जब स्थापना हुई थी ना दोस्तों, सेबी उसके बाद स्थापना हुई है। कब? सेबी की स्थापना 1964 में हुई है। ठीक है, अब यहाँ से देखो आपको ये चीज पता लग गया कि एक के बाद तीन आएगा, तो एक के बाद जहां जहां तीन आएगा वो सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी आ रहा, सब में आ रहा। अभी एक के बाद तीन आ रहा। अब देखो IDBI की स्थापना कब हुई थी। IDBI की स्थापना अगर आप देखेंगे तो 1964 में इसकी भी हुई थी। ठीक है, लेकिन दोनों में छोटा नहीं, सेबी की स्थापना 1992 में, माय गॉड, 1992 में इसकी हुई थी, 1964 में इसकी हुई थी। यही देखिए 1964 में इसकी हुई थी। ठीक है, इसकी आपको मैंने बता दिया। अब UTI, देखो UTI के बारे में आपको पता होना चाहिए। UTI की स्थापना जब हुई थी, ये भी जो है आपके 1964 के आसपास हुई थी। ठीक है, 1964 के आसपास हुई थी। और एक चीज जान के चलो, UTI की स्थापना इसलिए हुई थी कि इसमें जो है जैसे इन्होंने ये किया था कि हम पैसा लेंगे, पैसा लेके हम जो कॉर्पोरेट में है वहां पर इन पैसों को ट्रांसफर करेंगे, जिससे क्या हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इससे क्या हो सके, इससे जो है अब उनका क्या ग्रोथ हो सके। ठीक है, वो ग्रोथ करने के लिए जो है इस प्रकार की चीजों को किया गया था। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या था? 1 4 2 3 1 4। बताइए यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाता है? तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या ए दिया है वो सही कर ले। ठीक है, 1 4 2 3। ठीक है, सबसे पहला ये था, फिर 4 था, फिर 2 था, फिर 3 था। ठीक है, समझिए क्योंकि 1964 दोनों था, यहाँ पर आपको हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विशेष आहरण अधिकारों, जी भैया, SDR का प्रयोग किस उद्देश्य से जो है किया जाता है बताइए। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, चलिए जवाब दीजिए। SDR बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये जो है 5 देशों की करेंसी से बनता है। ये कोई क्या कहते हैं, ये एक इन्वेस्टमेंट जगह है। ठीक है, जो आपके समय समय पर जरूरत पड़ती है। तो देखो इसमें से मैं आपको इसका जवाब बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके लिए क्या है। ये पूरी चीजें यहाँ पर सही है। ठीक है, यहाँ पर समझना, इस चारों जो तीनों कथन दिए गए हैं ना, ये पूरी तरीके से यहाँ पर सही। ये चीज तो आपके दिमाग में ये चीज बैठ जानी चाहिए। अब देखो किस प्रकार, जैसे जब किसी देश को जरूरत पड़ती है तो वो जाता है वहां से पैसा, IMF के पास जाता है ना कि मुझे पैसा चाहिए, तो वो यहाँ से देती है। ठीक है, अब वो 5 करेंसी जान लो कौन कौन से। एक तो आपका USA का डॉलर हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका रेनबिम्बी, रेनबिम्बी किसका होता है? रेनबिम्बी होता है आपके चाइना का। फिर जो है एन होता है, एन किसका होता है? आपका एन होता है जापान का। उसके बाद आपका पाउंड, पाउंड के स्टर्लिंग या पाउंड कहते हैं, ये आपका किसका होगा? पाउंड हो गया आपके क्या, ब्रिटेन का। ठीक है, डॉलर, रेनबिम्बी, येन, पाउंड। उसके बाद जो है आपके 2 देश उसमें और बचते हैं। एक आपका यूरो, जी दोस्तों कैसे भूल सकते हो, यूरोपियन यूनियन का क्या, यूरो। और एक आपका क्या बचता है, इसमें से लिख लेता हूँ, डॉलर, यूरो, रेनबिम्बी, येन, स्टर्लिंग, पाउंड। रेनबिम्बी हो गया, 1 2 3 4 हो ही जा रहे यार, वही यूरो तो बच रहा, 5 हो गए। मैं भी कंफ्यूज था कि कैसे में घट तो नहीं रहा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक योजना है, ये इसके उद्देश्य है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। चलो देखो सारी चीजें नीचे तक दिख रही हैं, जवाब दीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, जवाब दीजिए। ऐसे डायरेक्ट प्रश्न तो आपसे पूछे ही जाते। ठीक है, चलिए जवाब दीजिए। आपको पता है स्वच्छ भारत मिशन जो है किस किस साल लागू हुआ था? चलिए कमेंट करके बताइए, काफी बार जो है इंपॉर्टेंट है। 1 2 बार तो ये पूछ चुका UPPCS से, डायरेक्ट पूछ रहा है किस साल योजना की शुरुआत हुई थी। ये इसका सही जवाब भैया, ये शुद्ध पेयजल से संबंधित नहीं है, ये इसका सही जवाब है। ये जो है गलत है, शुद्ध पेयजल है। स्वच्छ भारत मिशन क्या था? स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए था। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कि सुमेलित करना आपको, चलिए यहाँ पर सुमेलित करना है। सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है, सुमेलित करना बताइए। दत्त समिति, वांचू समिति, राजमन्नार समिति या फिर चक्रवर्ती समिति, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा आप लोगों के लिए। मैं हट जाऊं? चलो मैं हट जाता हूं, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। अब दिखाई दे रहा है तो बताओ। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी हाँ दोस्तों, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, ए, जी भैया ये सारे सही मिलाए गए हैं। ये सामने जो दिए हैं बस वही आपको रख देना था, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक है, पता है तो पता है, नहीं पता कोई बात नहीं। देखो यहाँ से एक चीज सीख के जाओ, मैंने कई बार कहा, यहाँ से आप देखो क्लास गलती हो रही है तो यहाँ से उसे जो है अपने नोट्स में बनाओ, उसे शॉर्ट नोट्स में सम्मिलित करो। जब तक तुम ये चीजें नहीं करोगे तब तक तुम्हें फिर ये क्लास भी बेकार लगेगी, और तुम पढ़ भी लेते हो तो उसे तुम इफेक्टिव तरीके से नहीं क्लियर, मतलब क्या कहते हैं, नहीं उसे कन्वर्ट कर पाओगे।
तो वो गलतियां मत करो। तुम यहाँ से पढ़ो, जो चीज़ें गलत हो रही हैं उसे अपने शॉर्ट नोट्स में डालो, उससे सीखो, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें मैं देखो इसीलिए बताने का प्रयास करता हूँ, कितना ज़्यादा से ज़्यादा बता दूँ कि उस प्रश्न के विषय में आपके सिलेबस के हिसाब से कि ये आपको फायदा करे। वो मैं इसलिए नहीं बताता हूँ कि जो है मैं राम कथा की तरह बोलूँगा, आप सुन के फिर जय श्री राम करके चले जाएंगे, नहीं, वो बोलूँगा, आप लिखेंगे, फिर उसको एक बार रिवीजन करेंगे, जिससे आपको कल को दोबारा वो प्रश्न दिखे तो कभी भी गलती ना हो, ठीक है, ये बातें हैं। चलो, लड़कियां और लड़कों दोनों के बीच लैंगिक समानता को ध्यान समझना बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस केंद्रीय मंत्रालय ने जो है अभी ऑनलाइन जीवन कौशल सिखाने के मॉड्यूल CRIIO फॉर गुड, CRIIO फॉर गुड लॉन्च किया है? चलिए भैया, इतना लंबा प्रश्न है, जवाब बहुत छोटा है, अब बहुत आसान सा जवाब है दोस्तों, क्या है? शिक्षा मंत्रालय जी। दरअसल देखिए इसमें जो है यूनिसेफ, आप समझिएगा, केवल शिक्षा मंत्रालय, इसमें यूनिसेफ, उसके बाद क्या? ICC जी भैया, ICC इन क्रिकेट का, BCCI जो आपके भारत का है, ठीक है, ये सब मिलकर जो है, और साथ में शिक्षा मंत्रालय, ये सब मिलकर जो है इस योजना को लॉन्च कर रहे हैं, जिसका मुख्य लक्ष्य क्या है? लैंगिक समानता लाना, यानी कि जो असमानता है लड़के लड़कियों के बीच में उसे कम करने के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गतिहीन विकास से क्या तात्पर्य है? बताइए, गतिहीन विकास से क्या तात्पर्य है? गतिहीन विकास से क्या तात्पर्य है? अगर देखा जाए तो हमारे देश में मुझे कुछ हद तक लग रहा है कि गतिहीन विकास की कुछ तो जो है चीजें दिखाई दे रही है। देखो, गतिहीन विकास उसे कहते हैं जहां पर विकास धीमा हो या सपाट हो या घट रहा हो, ठीक है। आप हमारे यहाँ देखेंगे तो बहुत ही जिगजैग तरीके से चल रहा है, वही मैंने कहा कुछ लक्षण दिख रहे हैं। अभी हाल ही में जो गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे इस तिमाही में इतनी वृद्धि हुई, लेकिन वो जो सही से पढ़ने लिखने वाला बंदा होगा वो साफ कहेगा कि इनके जो 2-3 तरह के, देखिए आपको जब भी आंकड़े आते हैं तो वो किस आधार पे आते हैं? आपको पता है ना कि GDP 3 आधार पे क्या है, कैलकुलेट की जाती है। एक GVA उसमें भी होता है ना, GVA जानते हो ना, तो उसमें जब कैलकुलेशन में देखा जा रहा है तो काफ़ी असमानताएं देखने को मिले, ठीक है, वो सब सरकारी काम है हम लोग से क्या। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? वह अर्थव्यवस्था जिसमें राष्ट्रीय आय कम हो और साथ ही साथ प्रति आय भी कम हो रही हो, दोनों जब कम हो रही होती है तो उसे गतिहीन विकास के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेघ ओजोन क्षरण से संबंधित है? जी भैया, किस क्लाउड में यहाँ पर पूछ रहा है, ऐसा हुआ था जहां पर ओजोन डिप्लेशन हो रहा था। तो इसका सही जवाब क्या है आपका? ध्रुवीय समतापीय मंडल। जी भैया, पोलर स्ट्रेटोस्ट्रेफिक जो है क्लाउड था, जो आपके अंटार्कटिक में देखा जा रहा था। दरअसल जब आपका -73 डिग्री सेल्सियस से कम आपका टेम्परेचर जाने लगता है, तब जो है आपका ओजोन डिप्लेशन होने लगता है, जब काफी देर तक इस टेम्परेचर के नीचे जो है स्थिति बनने लग जाए, ठीक है। ओके, -78 है, 73 नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में आप एक चीज समझिएगा, ये दो चीजें कर सकती, इसके संबंध में कानून कब आया था, तो कानून अलग आया था, लागू कब हुआ था, दोनों मतलब एक आयोग की स्थापना कब हुई थी वो अलग है। तो कानून आया था 2005 में और आयोग की स्थापना हुई थी 2007 में। और किससे मतलब जो हमारे यहाँ पर बाल संरक्षण के लिए जो तमाम तरह की होती है उसके लिए एक आयोग बनाया गया कि वहां पर बाल संरक्षण को लेकर सारी चीजें एक नियम बन सके। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत निर्माण योजना के अंतर्गत कौन सा नहीं है? जी हाँ दोस्तों, भारत निर्माण योजना को जब लॉन्च किया गया था तो इसके अंतर्गत ये चीजें की गई थी कि इसमें किस प्रकार से भारत में विकास की गति को तेज किया जाए और किन कुछ स्पेशल क्षेत्रों को चुना गया था जहां पर क्या है, जहां पर तेजी से जो है क्या विकास को बढ़ावा दिया जा सके। तो दोस्तों इसको भूलिएगा मत, यहाँ पर इसकी शुरुआत भी 2005 में हुई थी। कब हुई थी भैया? 2005 में हुई थी। और जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही है, देखिए ग्रामीण स्वच्छता को छोड़ करके बाकी सारी चीजें यहाँ पर हैं। आप लोग कहोगे स्वच्छता भी, स्वच्छता को छोड़ करके सड़क था, आवास था, पेयजल था, ये तीनों चीजें थी, ठीक है। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है सारे प्रश्न? देखो यार क्लियर है। चलो यहाँ पूछ रहे R21 मैट्रिक्स M, जिसे अभी हाल ही में मंजूरी दी गई, दरअसल अभी WHO ने इसे मंजूरी दी है, ठीक है। तो किस बीमारी के लिए इसे जो है वैक्सीन के रूप में मंजूरी दी गई है? बताइए, आपसे पूछ रहा किस बीमारी के लिए यहाँ पर मंजूरी दी गई है, तो आप समझिएगा इसे भी हाल ही मंजूरी दी गई है, मलेरिया। जी भैया, मलेरिया रोग से लड़ने के लिए जो है इसे भी हाल ही में मंजूरी दी गई है। दरअसल
ये दूसरी वैक्सीन, इससे संबंध में मलेरिया के संबंध में एक और वैक्सीन आई है, उसका नाम है आरटीएस, ठीक है, आरटीएस करके है। आरटीएस के अलावा फुल फॉर्म में आपको तो मैं पूरा नाम बताता हूँ। आरटीएस फिर क्या है, SAS01, ठीक है। ये आपके 2022-23 में आया भी है, बहुत पुराना नहीं है, ठीक है। ये वाला जो है आपके 2021 में आया, और ये आपका तो लेटेस्ट है जो 2023 में आपका हुआ है, ठीक है। ये आप जाने रहिएगा। क्लियर, डब्ल्यूएचओ ने दिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी आदर्शों पर आधारित है? चलिए बताइए भाई, गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित चार में से कोई एक है। आपको पता है कि हमारा डीपीएसपी ये 3 सिद्धांतों पर आधारित है। आपने जब भी पढ़ा होगा तो ये बेसिक पॉइंट्स आप लोग कभी भी गलत नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर जो है बहुत बड़ी आपको क्या होगी, सजा मिलेगी। क्या मिलेगी, नंबर माइनस हो जाएगा। तो जितने लोगों ने क्या यहाँ पर डी जवाब दिया है वो सही कह जी भैया। ये जो प्रसूति की सहायता करना और मानवीय दशाओं को करना और कार्य की न्यायोचित व्यवस्था को रखना, ये जो है गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो देख रहे हो, बाकी यहाँ पर जो है अन्य दो से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पर हिमालय भारत के बारे में पूछ रहा है, इसको पढ़ो। और यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं और बताओ यहाँ पर कौन सा तुम्हें सही लग रहा है, कौन कौन सा कथन तुम्हें सही लग रहा है, जवाब दो। पूरा पढ़ो, बहुत अच्छा प्रश्न है, पढ़ो। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये वही जवाब दे सकते हैं जिन्होंने भूगोल को सही से पढ़ा होगा। जिन्होंने केवल वन लाइनर पढ़ा है तो किसी किसी किताब में दे दिया हो तो ऐसे बहुत बहुत अंदर की चीज तो नहीं, लेकिन हाँ इजी भी नहीं है, मॉडरेट टाइप का प्रश्न है ये। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या, 1 2 3 तीनों कथन सही है दोस्तों, बहुत जी भैया। ये आप जान के चलो, जो पश्चिमी मानसून को रोकता है इसी वजह से आपके वर्षा होती है। जब हवाएं जो चलती हैं आपकी और जा करके हिमालय से टकराती, हिमालय से टकरा के जब वापस आती हैं तो इसीलिए क्या भारत में वर्षा होती है, ठीक है। और ये चीज जान चलो, मध्य एशिया से जो शांत महाद्वीप की वायु राशियां आती हैं वो भारत में रोकता है, वरना हमारे यहाँ भी अच्छी खासी जो है दिक्कतें हों। और उसके बाद क्या है, जो जेट धारा जो खास करके साइबेरियन धाराओं से आती है उधर से, उनको भी वो रोकता है, विभाजित करता है, जिससे भारत में मानसून लाने में क्या क्या होती है, ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। ये समझ लो, वास्तव में हिमालय की वजह से हमारे यहाँ पर जान के चलो, वरना आप लोग सोचते होंगे ना कि साइबेरिया की हवा का इफेक्ट चाइना तक होता है, कोरिया तक होता है, ठीक है। आप कजाकिस्तान देख लो, उज्बेकिस्तान में होता है, इंडिया में क्यों नहीं होता? हिमालय, जी भैया, हिमालय, हिमालय उन हवाओं को आने ही नहीं देता, काफी हद तक रोक लेता है, ठीक है। तो थोड़ी मोड़ी आती है उनसे उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ से भी तो हम क्या कहते हैं, विश्वोत्तर क्या कहते हैं उसे, 0 डिग्री के करीब है, इसलिए यहाँ से भी तो हवाएं चलती हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, जवाब दीजिए। चलिए बताइए, यहाँ पर 4 है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए बताइए यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर क्या डी जवाब दिया है, सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपके महाराजगंज में, कहाँ पर भैया, ये आपके महाराजगंज में स्थित है। महाराजगंज पहले जो है गोरखपुर में था, बाद में गोरखपुर से जब अलग महाराजगंज जिला बना तो उसके अंतर्गत ये आ गया है। और ये आपके 482 पॉइंट समथिंग के आसपास स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ, ठीक है। बाकी तीनों जो है आपके सही थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए, इस प्रश्न को पढ़िए और कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर इसे डेवलप किया गया आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिए, बताइए क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। देखिए दोस्तों, इतनी अच्छी क्लास, जरूरी क्लास है, इसके एक एक पॉइंट्स को आप नोट करें। जो यहाँ चीज़ों को अगर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ना, अगर उसके बारे में जो प्रश्न के अतिरिक्त उससे संबंधित, तो प्रश्न वहाँ से भी बन सकते हैं। केवल ऐसा नहीं है कि केवल ये जो लिखा है यहीं से, प्रश्न जो बनते हैं उसके संबंधित तथ्यों से बनते हैं। तो उन तथ्यों को मैं आपको बताता हूँ, तो उन तथ्यों को आप जरूर से जरूर आत्मसात करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जवाब होगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो है हरित हाइड्रोजन के लिए जो है क्वांटम फिजिक्स पर जो है विकास किया गया है, जो आगे चल के जो हरित हाइड्रोजन के उत्पादन की लक्ष्य निर्धारित की गई है उसमें काफी हेल्पफुल होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बीटा जैव विविधता, जी भैया देखो, जैव विविधता आपके 3 पर, अल्फा बीटा गामा 3 तरह से हैं। तो आप पूछ रहा है कि बीटा वाला कौन सा होता है, आपको जवाब देना है। तो बताइए यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया, विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के अंदर प्रजातियों की संख्या। जी हाँ दोस्तों, विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के अंतर्गत जो प्रजातियां उनकी जो संख्या होती है आपके बीटा जैव विविधता के अंतर्गत उसे संदर्भित किया जाता है। यहाँ पूछ रहा है कि साइनोकोबालामीन, ठीक है, साइनोकोबालामीन पूछ रहा है कि ये किससे, इन चारों में से किस विटामिन से संबंधित है।
तो देखिए दोस्तों, इसका उपयोग क्या होता है। इसका उपयोग जो है आपके जो रक्त निर्माण होता है, इसका जो है आर्टिफिशियली जो है इसे निर्माण किया जाता है। इसका उपयोग फिर क्या करते हैं, जो आपके सेल होते हैं ना, सेल के निर्माण में, फिर आपका जो ऊतक प्रजनन होता है या ऊतक विकास जो करना होता है उसमें करते हैं, आपके रक्त निर्माण में इसका करते हैं। उसके बाद साथ ही साथ जो पेट में या आंत में जो सर्जरी होती है उसमें इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये विटामिन B12 से संबंधित होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद है जो प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करने के लिए अधिकार देता है, किसे भैया, राज्यपाल को अधिकार देता है कि वो प्रोटेम स्पीकर निर्धारित करते हैं। आपको प्रोटेम स्पीकर कौन बनता है, जो सबसे बड़ा होता है, आपको पता ही है। तो चलिए बताइए यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने क्या, एक मिनट, जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया, अनुच्छेद 180 जवाब दिया, वो सही कर ले। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 180 जो है यहाँ पर सही जवाब है। अब देखिए यहाँ पर जो है अलग अलग, जैसे 189 क्या करता है, अनुच्छेद 189 ये करता है कि जो वोटिंग होती है, आपको पता है ना, जब कोई बिल पास कराना उसके लिए वोटिंग कराई जाती है, तो वो अनुच्छेद 189 ही उसके बारे में प्रावधानों को बताता है। ठीक है, अनुच्छेद 188 क्या करता है, अनुच्छेद 188 जो है आपके जो वहां पर क्या कहते हैं, 188, हाँ, जो ओथ लेते, ओथ ओथ जो शपथ लेते उनके बारे में होता है। ठीक है, शपथ से संबंध में होता है। 183 आपका क्या होता है, जो वहां पर वैकेंट होती है, जो सीटें वैकेंट होती हैं उनके बारे में यहाँ पर बताता है। ठीक है, समझ गए। जो विधान परिषद में सीटों खाली हो जाती हैं या हटा दी जाती है, रिजाइन देते हैं, तो उनके बारे में अनुच्छेद 183 बताता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसीलिए मैंने देखो चारों आपको बता दिया, चारों आप अगर देख लोगे अच्छा होगा। तो किसने अभी विशेष बात सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी है, कौन से राज्य सरकार ने भैया अभी हाल ही में इसको मंजूरी दी है, बताइए। और क्या था, की कमलांग। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या सी जवाब दिया उससे क्या, जी भैया, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश ने जो है, इनके यहाँ पर 3 जो है बाघ अभ्यारण्य, एक नामदफा है, एक पक्के, एक कमलांग है। ठीक है, नामदफा, पक्के, कमलांग, इन तीनों पर जो है उनकी सुरक्षा के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन की मंजूरी दे दी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग भूलेगा मत। निम्नलिखित में कौन सा वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है, चलिए बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग केवल पढ़ेंगे ना तो जवाब दे देंगे। मैं कह रहा हूँ पढ़ोगे जवाब दे दोगे, मुझे इसमें कुछ भी ऐसा बताने की जरूरत नहीं है यार। अधिकारी बनने जा रहे हो तो अधिकारी बनना इतना आसान नहीं है, इतना इजी सा प्रश्न है, इसे अगर किसी बिना किसी सहायता के कर लो तो बहुत ही अच्छी बात होगी। जी भैया, क्या है भैया, अगर हमें वित्तीय समावेशन करना है तो हम संकुचन क्यों करेंगे, संकुचन करेंगे तो समावेशन कैसे हो पाएगा, फैलाव ही इसका सही उपाय है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मंगल का प्राकृतिक उपग्रह है, चलो बताओ इन दोनों में से कौन सा है, एक डिमोस है या यूरोपा है या दोनों है या कोई नहीं है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या जवाब दिया, जी हाँ दोस्तों, जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया क्या, डिमोस। दरअसल 2 होते हैं, एक आपका फोबस होता है, एक आपका डिमोस होता है। ठीक है, तो 2 होते हैं जो मंगल के क्या प्राकृतिक उपग्रह हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में एगमार्क एक्ट कब लागू हुआ था, देखो एगमार्क से इस बार आर में प्रश्न आया था, आया था भैया, इजी था, बहुत हार्ड नहीं था मैं कहूंगा, ओके ओके था। तो जितने लोगों ने यहाँ पर एगमार्क एक्ट के बारे में यहाँ पर क्या जवाब दिया है, जितने लोग क्या 1937 जवाब दिया, उस सही कर ले। 1937 में देखिए, ये आपके जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है ना, उसके अंतर्गत जो डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन है, उसके अंतर्गत ये जो है एगमार्क दिया जाता है। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को एगमार्क उसी के अंतर्गत दिया जाता है, इससे पता लगता है उसकी गुणवत्ता का निर्धारण बेसिकली होता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राज्य का क्षेत्र जो 5वीं अनुसूची में शामिल नहीं है पूछ रहा, बताइए कौन सा क्षेत्र है जो शामिल नहीं, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, बताइए इनमें से कौन सा नहीं। तो आप अगर देखेंगे तो कुल 10 ऐसे राज्य हैं भारत के जो 5वीं अनुसूची में शामिल है। कुल कितने, 10 राज्य हैं जो 5वीं अनुसूची में शामिल हैं। उनमें से आपका एक महाराष्ट्र, एक आपका क्या आंध्र प्रदेश, एक गुजरात है, हरियाणा बिल्कुल नहीं है तो इसलिए सही हो जाता है। बाकी राजस्थान है, उसके बाद आपका जो है क्या नाम है, तेलंगाना भी है, छत्तीसगढ़ भी है, मध्य प्रदेश भी है, ऐसे सारे 10 राज्य हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, बताइए।
आपको पता है दिवस के संबंध में 1-2 प्रश्न हर साल पक्का है, आना है तो आना है, कॉपी में लिख लो, कागज में लिख लो, दिल में लिख लो, दिमाग में लिख लो, चाहे जहां लिख लो, आएगा तो आएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, 10 अक्टूबर दिया है, वो सही कर ले। ठीक है, इसी बात पर दोस्तों सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया, लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये क्यों जरूरी है, मेरे लिए क्यों जरूरी है, और मेरे लिए जब जरूरी है तो आपको भी फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में, पूछ रहा है यहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी राजा राव राम बख्श, इनका पूरा नाम था, राजा राव राम बख्श की जो है प्रतिमा का अनावरण हाल ही में किया है। चलिए जवाब दीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो भैया ये स्वतंत्रता सेनानी थे और इनकी प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर उन्नाव में किया गया है। कहाँ पर भैया, उन्नाव में जो है इनका अनावरण किया गया है, इनकी प्रतिमा का। अगला प्रश्न, किस प्रदूषक के स्रोत हैं, चलिए बताइए। रंग रोगन विलायक और कोटिंग किस प्रदूषक के स्रोत हैं। यहाँ पर प्रदूषक के बारे में पूछ रहा है कि इनका उपयोग करने से कौन से प्रदूषक जो है उत्पन्न होते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक। आप एक चीज जानिए, अच्छा आप लोग पता है आज के समय में जो ये विलायक है ना, रंग रोगन विलायक का काफी प्रयोग बढ़ गया है। क्यों, क्योंकि ये पता है ये हवा के साथ साथ सूख जाते हैं। ठीक है, इसका फायदा भी बहुत है। अगले प्रश्न, इससे क्या है, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक प्रदूषक उत्पन्न ज्यादा हो रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संदर्भ में आपको जो है कथनों पर विचार करना, कौन सा सही आपको बताना। चलो सही का जवाब दो, फटाफट बताओ। चलिए बताइए कौन सा यहाँ पर सही, इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी दोस्तों, अगर इन चारों कथनों को पढ़ा दें तो चारों कथनों में दूसरा छोड़ के बाकी सारे से, यानी क्या 1, 3, 4 यहाँ पर से। इसका मुख्यालय भोपाल नहीं, दिल्ली में। कहां पर, दिल्ली में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। चलो बताओ कौन सा खनिज आवश्यक है, जवाब दीजिए। सोडियम, गंधक, लोहा, पोटेशियम, बताइए। वैसे मैं आपको बता दूं 3 तरह के जो है मिनरल्स ऐसे हैं जो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए। एक तो आपका होता है कैल्शियम, ठीक है, दूसरा क्या होता है पोटेशियम, और तीसरा आपका क्या होता है मैग्नीशियम। ठीक है, तो यहाँ पोटेशियम दिया, बाकी 2 जान लो, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है आपका इंपॉर्टेंट होते हैं, पोटेशियम आपके सामने लिखा ही है। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको जवाब बताना है। सीसा, मस्तिष्क, कार्बन मोनोऑक्साइड, एस्बेस्टस या पारा त्वचा। बहुत आसान है यार, देख के जवाब दो। ये प्रश्न भी गलत करोगे तो कैसे करोगे बताओ, इतने इजी प्रश्न को गलत कोई करता है भला। तो जितने लोगों ने क्या पारा जवाब दिया, सही कर लो। पारा से त्वचा का नहीं होता, देखो पारा आपके जो है किडनी पे इफेक्ट डालता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालता है, आपके लीवर पे इफेक्ट डालता है, यहाँ सब पे इसका आपके इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट डालता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आचार्य विनोबा भावे जी ने जो आपके भूदान आपको शुरू किया था, ये कहाँ पर किया था, भूदान की शुरुआत किस साल हुई थी, ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो आपको पता है इसकी शुरुआत 1951 में जो है आचार्य विनोबा भावे जी ने किया था। भूदान आंदोलन जो बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं, बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में भारत में आया था, और इसने भारत के ग्रोथ में भी एक अच्छी भूमिका अदा की थी। तत्कालिक प्रभाव इसका बहुत अच्छा था। तो जितने उन्होंने क्या तेलंगाना या आंध्र प्रदेश जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तारीख ए मुबारक शाही के लेखक कौन है। तारीख ए मुबारक शाही, देखिए तारीख ए मुबारक शाही जो है, इससे हमें पता है एक वंश के बारे में जानकारी मिलती है। उस वंश का नाम क्या है, सैयद राजवंश। जी भैया, सैयद राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, जो 1414 से लेकर के 1451 तक जो है इसने राज किया था। और इसके लिखने वाले कौन थे, याहिया बिन अहमद सर हिंदी। जी भैया, याहिया बिन अहमद सर हिंदी जी ने इसको जो है लिखा था। और सैयद वंश के बारे में इससे जानकारी मिलती है तारीख ए मुबारक शाही से। अगला प्रश्न यहाँ पर, कि निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से मयूर सिंहासन या जिसे क्या कहते हैं तख्ते हाउस कहते थे, इस पर बैठने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, बताओ। अंतिम व्यक्ति पूछता है। देखिए यहां से 2-3 प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। मयूर सिंहासन की बनवाया किसने था, शाहजहां ने। लेकर कौन गया था, नादिर शाह ने। ठीक है, नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया था। अब अंतिम में कौन बैठा था भैया, तो अंतिम में कौन बैठा था बताओ। तो जितने लोगों ने क्या मोहम्मद शाह जवाब दिया, जी भैया मोहम्मद शाह जवाब दिया, सही कर ले। अभी भी जो है ये मयूर सिंहासन है आपके जो ईरान के म्यूजियम में इसे रखा हुआ है। ठीक है, अरे बहुत लाजवाब बनवाया गया था, इसलिए आज भी इसको सहेज कर रखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बताइए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है, तो बताइए भैया इसका सही जवाब क्या होगा।
चलिए आप लोग सोचिए तब तक मैं दो दो किताबें लिख दे रहा हूँ उनकी। ये किताबें मैंने कहा आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ये जो उनकी दो लेटेस्ट किताबें, इसीलिए मैं आपको लिख रहा हूँ, ठीक है। ये सेप्टोलॉजी उन्होंने 2022 में लिखी थी, और ये जो है अभी लेटेस्ट इन्होंने असाइनिंग लिखी है, 2023 में लिखी है। उनका नाम क्या है? जॉन फॉसे, ठीक है, जॉन फॉसे उनका नाम है। क्लियर? चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट, देखो यूरोप का पहला है, ध्यान पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नाम क्या है? म्यूरा वन। म्यूरा वन यहाँ पर उसका नाम है। देखिए समझिए 3 पॉइंट। पहली बात तो प्राइवेट है, दूसरा क्या है? यूरोप का है, तीसरा क्या है कि यूरोप का पहला फर्स्ट है, ठीक है। और इसमें मैं एक चीज और बता देता हूं, ये जो है रीयूजेबल है, रिकवरेबल है, मतलब इसे रिकवर किया जा सकेगा। इसके कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जिन्हें हम दोबारा उपयोग में ला सकेंगे, ये भी बहुत अच्छी चीज है। नास अभी हमारे देश का इसरो भी इस पे काम कर रहा है, कुछ हद तक सफल भी हुआ है। और इससे क्या होता है ना, जो लॉन्च व्हीकल जो हम लोग करते हैं, लॉन्च व्हीकल बहुत महंगा पड़ता है। अगर हम दोबारा यूज में उसके कुछ पार्ट्स या चीजों को ला सके तो हमारी लागत घटेगी ना, तो इससे फायदा होगा, ऑब्वियसली सी बात है। तो चलिए बताइए यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है? स्पेन। जी भैया स्पेन का जो है था। देखिए यहाँ पर इसका एक नाम और अगर आपको दिखेगा तो आप लोग चौंकिएगा मत, जैसे यहाँ पर म्यूरा वन देखे, उसे एरियन वन भी अगर आपको दिखेगा तो चौंकिएगा मत, ठीक है। ये दोनों नाम में एक ही जैसे हैं, ठीक है, एक दूसरे के पूरक हैं, ओके, चौंकिएगा मत। चलो भाई आज का आखिरी प्रश्न, क्लास खत्म, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जाने से पहले भैया अगर सब्सक्राइब नहीं किया, फिर से बोल रहे सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे ही मजेदार क्लासेज आपको देखने को मिलेगा, ऐसे ही पूरी ज्ञानवर्धक क्लासेज, ऐसे ही केवल काम की बातें, कोई फालतू बात नहीं, केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और फिर बता रहा हूँ जितनी चीजें बता रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स जरूर से जरूर लिख लो, बहुत काम आएगा, बहुत जरूरी है। यही सब आपको एग्जाम के टाइम पे आता है, क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्ट नहीं, आजकल एग्जाम में थोड़ा सा जो है एग्जामिनर आपको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए आपको थोड़ी सी उससे संबंधित तथ्यों के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूपीएससी जितना टेस्ट करता है अभी, उसके कुछ हद तक यूपी पीसीएस भी टेस्ट करने लगा, लेकिन उस हद तक तो अभी नहीं पहुंचे, इसलिए हम लोग को उस हद तक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों इस आखिरी प्रश्न को यहां पर करते हैं। यहां पर ट्राइडेंट नाम दिया हुआ है, जो एक टेलीस्कोप है, क्या है? ट्राइडेंट यहां पर नाम दिया हुआ है, जो एक टेलीस्कोप है, ठीक है। और ये पूछ रहा है किसने किया है। देखो ये क्या है, ये पहली बात तो जो साउथ चाइना सी है वहां पर स्थापित किया जा रहा है। ये डीप सी मतलब क्या, जो इसमें क्या होगा ना, जो अगर कुछ चीजें समुद्र के नीचे से अगर आएंगी तो उसको पूरा ये देख लेगा, उसमें बड़ी बात ही काम कर लेगा, ठीक है। ऐसे जो है कौन कर रहा है भैया? चीन। चीन जो है इसे वहां पर स्थापित करने जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो इसी बात पे आप लाइक कर दो, जाने से पहले सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि ऐसी मजेदार क्लासेज आपको केवल यहीं देखने को मिलेंगी, जहां हर एक प्रश्न केवल एक लाइन नहीं बल्कि उससे संबंधित हर लाइन जो आपके सिलेबस के लिए जरूरी है, जहां पर यूपीपीसीएस ध्यान दे सकता है, उन सारी चीजों को यहाँ पर कवर कराई जा रही है। तो लाइक करिए, कमेंट करिए, जरूर बताइए कि क्लास कैसे लगी, और साथ ही साथ दोस्तों बहुत जल्द आपके लिए कुछ और चीजें भी जो आपके परीक्षा के अंतिम समय में जरूरी वो भी देखने को मिलेंगी। तो बाय बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलेंगे आप सभी से, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टाटा, बाय बाय।